हेलो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घर पर परिवार से सकुशल होंगे। आज मैं अपने पाठ को प्रारंभ करने के पहले मैं आप सबको प्रतिदिन एक प्रेरणा देता हूँ। आज भी हमारा जो है एक प्रेरणा यह है कि कदम दर कदम ऐसे चलो, कदम दर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, ऐसे कर्म जोगी बनो कि पहचान बन जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हमारा जो विषय जो है प्रकाश है, लाइट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको पढ़ने के पहले हमें जानना होगा कि आखिर प्रकाश है क्या। आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। अगर कोई कहता है कि हम प्रकाश को देखते हैं तो ये इसकी भूल धारणा है। हम लोग प्रकाश को नहीं देखते हैं, बल्कि प्रकाश की सहायता से अन्य वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे हम स्वयं नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस प्रकाश की सहायता से अन्य वस्तुओं को देख सकते हैं। जरा मान लिया जाए कमरा है, कमरे चारों तरफ से बंद है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। लेकिन जब ही कमरे में हम बल्ब को या ट्यूबलाइट को या कैंडल को जलाते हैं तो कमरे की हर वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने पड़ती है। इसका मतलब है कि प्रकाश की सहायता से अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है। ये जो प्रकाश जो है जब वस्तुओं पर पड़ती है तो वहां से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। अब परिवर्तन के बाद जो है हमारे आंखों को पड़ती है, जिससे उसका हमको प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है और कमरे की वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तो हमें एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हमें जरा सोचना पड़ेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो आपको जानना चाहिए कि मान लो ये सतह है, इसका परावर्तक तल सामने है। परावर्तक तल किसको कहते हैं? जहां प्रकाश किरण जाकर टकराएगी। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर परावर्तक तल से टकराती है तो टकराने के बाद उसकी कुछ किरणें पुनः पहले माध्यम में लौट आती है। तो इस घटना को, कौन सी घटना को? प्रकाश की किरण का टकराना और टकरा कर लौट आने की घटना को या क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरणें टकराती है, जैसे मान लिया जाए ये एओ किरण टकराती है, तो जो किरण टकराती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो किरणें परावर्तित होकर लौटती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। तो जो किरण टकराती है, यानी कि एओ किरण जो है टकरा रही है, तो इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और टकरा करके मान लीजिए ओबी हो गई, तो ओबी जो है परावर्तित किरण है। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु कहते हैं।
आपतन बिंदु कोई पूछे किससे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर आपतित किरण जाकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु के ऊपर यदि एक लंब खींचा जाएगा, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं, या अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं, अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। तो जो किरण टकराई यानी एओ जो है आपतित किरण है, जो टकरा करके परिवर्तित हो गई, जैसे ये ओ भी है, ये परिवर्तित किरण है। जिस बिंदु पर टकराई वो आपतन बिंदु हुआ, और आपतन बिंदु पर यदि हम लंब खींचते हैं इसको अभिलंब या अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये जो आपतित किरण जो है इस अभिलंब के साथ में कोण की रचना कर रही है। ये जो कोण आप लोग देख रहे हैं, इस कोण का नाम आपतन कोण है। इसको अंग्रेजी में हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। यानी कौन है, कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन। ये जो कोण जो देख रहे हैं इस कोण का नाम है आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण है वो भी। ये परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ में ये भी कोण बना रही है। इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अंग्रेजी में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। कोण बी ओ एन, कोण बी ओ एन ये जो आप देख रहे हैं ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपको कभी कभी पूछा जाता है कि इस परावर्तन के नियम कितने हैं, तो इस परावर्तन के हमें जानना चाहिए कि दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब। देखो तीनों एक ही प्लेन में है कि नहीं है, एक ही प्लेन में स्थित है, यानी एक ही तल में स्थित है। तो पहला नियम हुआ कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में स्थित हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम बताया गया था कि जो आपतन कोण का जो मान जो है ये हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कभी कभी ऐसे भी पूछता है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो स्वाभाविक है कि जो आपतन कोण होता है वही परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान बराबर होता है। तो जब ये 60 डिग्री का है ये भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। कभी कभी ऐसे पूछता है, तो मान लिया जाए कि आपतित किरण जो है लंबवत टकराती है और फिर वहीं से लौट आती है, तो इस अवस्था में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आपको जानना चाहिए कि आपतित किरण जिस दिशा में गई उसी दिशा में लौट कर चली आई, यानी कि कोई झुकाव नहीं हुआ है। तो ऐसी अवस्था में कोई कोण नहीं बना है, इसलिए ऐसी अवस्था में परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। कभी कभी पूछता है कि जब प्रकाश किरण है किसी तल पर लंबवत आपतित होती है तो स्वाभाविक है कि लंबवत परिवर्तित हो जाएगी। इस अवस्था में परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो हम बताएंगे कि इस अवस्था में परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री का होता है। तो हम लोगों ने परावर्तन के बारे में देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा परावर्तन कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग परावर्तन के कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमें जानना चाहिए कि जब प्रकाश का परावर्तन जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है नियमित, माने नियम से नियमित परावर्तन। इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा होता है अनियमित, जिसमें कोई नियम नहीं मालूम हो, नियम मालूम नहीं पड़ता हो, अनियमित परावर्तन।
या इसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कभी कभी लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। डिफ्यूज माने चारों तरफ छिटक जाना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा प्रकाश का परावर्तन दो तरह का होता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब हमारे सामने प्रश्न है कि ये नियमित परावर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो वह परिवर्तन के नियमों का पालन करती हुई पहले माध्यम में लौट आती है। तो इस तरह का जो भी परिवर्तन होगा उसको हम लोग नियमित परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तन के नियम लागू होता है। जैसे जितना भी, जैसे मान लिया जाए कि चिकना सतह है, हमारा जो बिल्कुल पॉलिश किया हुआ बर्तन है उस पर नियमित परिवर्तन होगा। जो भी चिकना सतह होगा उस पर हमारा जो है परिवर्तन जो होगा नियमित परिवर्तन होगा। अब हमारा प्रश्न है कि अनियमित परिवर्तन क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे सतह पर पड़ती है तो उसका परिवर्तन एक निश्चित दिशा में न होकर चारों दिशाओं में छिटक जाती है। उसमें किसी नियम का पालन नहीं होता है। यानी इस तरह का जो परिवर्तन होगा वो अनियमित परिवर्तन होता है। जितना भी रुखरा सतह होगा, जैसा हमारा दीवार हमारा रुखला होता है तो उस पर हमेशा अनियमित परिवर्तन होगा। घिसा हुआ शीशा को अगर हम रगड़ दें खुरदरा हो जाएगा, उस पर जो परिवर्तन होगा वो अनियमित परिवर्तन होगा। हमारा जो कागज जो है वो भी रुखरा है, कि अगर रुखरा नहीं तो उस पर लिखाता नहीं, वो रुखरा सतह है, उस पर भी अनियमित परिवर्तन होगा। हमारी पृथ्वी ये भी जो रुखरी है इस पर भी अनियमित परिवर्तन होगा। तो हमें जानना पड़ेगा कि जो भी सतह हो उस पर जो परिवर्तन, यदि वो रुखरा है तो उस पर अनियमित परिवर्तन होता है। जो चिकना सतह होता है उस पर नियमित परिवर्तन होता है। तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि दीवार पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, घिसा हुआ शीशा पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है, समतल दर्पण जो बिल्कुल चिकना होता है उस पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारा दो प्रकार का परिवर्तन हुआ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, हमें वो कभी कभी सोचना चाहिए। हम लोग सिनेमा हॉल में जरूर गए हुए हैं, उसके हम लोग पर्दे को देखते हैं, वो पर्दा जो है खुरदुरा होता है। क्यों खुरदुरा होता है? ताकि उस खुरदरे पर्दे पर अनियमित परिवर्तन हो और उससे परिवर्तित जो इमेज जो है पूरे हॉल के लोगों को दिखाई पड़े। अगर मान लिया जाए कि पर्दा को हटा करके वहां पर यदि दर्पण रख दिया जाएगा, जैसे मान लिया पर्दा हटा करके यहाँ पर दर्पण रख दिया गया है, तो यहाँ से किरणें चलेगी और इमेज जो है किसी खास भाग में परिवर्तित होगा। इसलिए केवल इस भाग के ही लोग जो है इस प्रतिबिंब को देख पाएंगे। बाकी लोग जो टिकट दे करके आए वो क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि उनको प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा। तो हमें जानना चाहिए कि ये जो अगर दूसरी नंबर बात है कि अगर ये अगर ये जो मान यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है तो इसका परिवर्तन जो होगा और प्रतिबिंब इतना चमकीला बनेगा कि इसको देख पाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए सिनेमा के पर्दा जो खुरदुरा रखा जाता है, वहाँ पर दर्पण नहीं रखा जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि परिवर्तन जो है दो प्रकार का हुआ, नियमित और अनियमित। उसके हमने बहुत से उदाहरणों को देखा। अब हम लोग जो है आगे भी हम लोग पढ़ेंगे भी इमेज क्या है, क्योंकि हम लोग आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें इमेज की बात आएगी। अब हम लोग प्रकाश में प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं।
तो हमारा प्रश्न है कि इमेज क्या है। जैसे मान लिया जाए ये चौक है, इस चौक को हम लोग दर्पण में देखते हैं, तो इस चौक का वो जो बन रहा है वो इमेज बन रहा है। तो प्रतिबिंब के बारे में जानना होगा, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वर्तन या परिवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर या तो मिलती है या उस दूसरे बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले का हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमने प्रतिबिंब की परिभाषा इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोग उस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना चाहिए। मैं बता रहा हूं कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से वर्तन या परिवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या उससे फैलती हुई प्रतीत होती है, मालूम पड़ता वहां से किरण निकल रही है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु की प्रतिबिंब या इमेज कहते हैं। हमें जानना चाहिए कि ये इमेज जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल इमेज, जिसको कि हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा जो होता है वर्चुअल इमेज, जिसको कि हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमें जानना चाहिए कि प्रतिबिंब जो है दो प्रकार का हुआ। एक हुआ रियल इमेज, अब दूसरा हुआ, ये पहला रियल इमेज हुआ, अब दूसरा जो है वर्चुअल इमेज। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और इसको कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हमारा प्रश्न है कि रियल इमेज है क्या, वर्चुअल इमेज है क्या। तो यहीं से परिभाषा निकल जाती है कि जब किरणें मिलेगी, जब चलने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तन के बाद या वर्तन के बाद जब मिलेगी, तो मिलने से, जहाँ किरणें जब मिलेगी तो वहाँ मिलने से जो है रियल इमेज बनता है। और याद रखना पड़ेगा कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। जैसे हमारा चौक है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और जब ये उल्टा बनेगा तो इसको पर्दे पर इसका फोटो लिया जा सकता है। तो तुमको जानना पड़ेगा कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वर्तन या परिवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है, याद रखना केवल मिलती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का रियल इमेज कहते हैं। यह हमेशा उल्टा बनता है, दिमाग में रखना होगा। जब कभी भी हम लोग आगे जो पढ़ेंगे दर्पण में कि वो इमेज या स्फेरिकल मिरर में और इमेज कैसा रियल है कि वर्चुअल, दिमाग में रखना पड़ेगा कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। एक नंबर बात। दूसरी बात, किरणों के मिलने से, जैसे किरणें परिवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेगी वहीं पर जो हमारा जो रियल इमेज बनेगा, इसलिए रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ ये किरणों के मिलने से बनता है। इस रियल इमेज को हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं। अब दूसरा बात है कि वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में यही पर आएगा कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वहीं से आ रहा है, चलने वाली प्रकाश किरणें वर्तन या परिवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से फैलती हुई, मालूम पड़ा वहां से किरणें निकल रही है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। हमेशा एक बात याद रखना पड़ेगा, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो किरणों को पीछे मिलाने से जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दिमाग में बार बार रखना पड़ेगा कि जब हम किरणों को पीछे की तरफ मिलाएंगे, बढ़ाएंगे, तो किसी बिंदु पर मिलेगी, तो जिस बिंदु पर मिलेगी वो हमेशा जो है हमारा वर्चुअल इमेज होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। और
इस प्रतिबिंब को, यह प्रतिबिंब ऐसे सीधा होता है और इसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो हम लोग बार बार प्रतिबिंब के बारे में बातें आएंगी तो हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बीम ऑफ लाइट क्या है। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश पुंज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बीम ऑफ लाइट क्या है। तो किरणों के समूह, जैसे आदमी के समूह को हम लोग भीड़ या झुंड कहेंगे, तो किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट या बहुत लोग कभी कभी किरण माला भी कहते हैं। ये बीम ऑफ लाइट जो है 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश किरण इधर गई, यहाँ गई, इधर गई। जब किसी एक बिंदु से जब प्रकाश किरण है चारों तरफ छिटकती है, दूर जाती है, तो इस तरह के किरण माला को हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि अपसारी, दूर जाती है कहते हैं। और इन किरणों के बीच की दूरी क्रमशः क्या करती है, बढ़ती जाती है। तो जब कभी याद रखना, किसी बिंदु से किरणें जब फैलेगी चारों तरफ तो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होगी। जैसे मान लिया जाए कि किसी खुरदरे सतह से जो किरणें निकलेगी वो कहा जाएगी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो जाएगी। तो एक बिंदु से जब किरणें चारों तरफ फैल जाती है तो उसको हम लोग डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये जो किरणों का जो समूह जो देख रहे हैं, ये जो किरणों का समूह है, ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। दूसरी बात आती है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अभिसारी प्रकाश की किरणें। तो इस बिंदु में क्या होता है कि जो हर जगह से किरणें चलकर, जैसे मान लो यहाँ से किरण चली, यहाँ से किरण चली, यहाँ से किरण चली, तो चारों तरफ से किरणें चल करके किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो इस तरह की जो किरण माला जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। मतलब चल करके एक जगह आकर मिल रही है। वहां देखिए, वहां से एक बिंदु से फैल रही थी, यहाँ चारों तरफ किरणें जो है चल कर एक बिंदु पर मिल रही है, यानी कन्वर्ज कर रही है, एक जगह मिल रही है। इसलिए इस तरह के किरणों को हम लोग जो है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम लोग जो आगे जब पढ़ेंगे तो जब किरणें फैल रही है तो हमारा अपसारी हो गया, किरणें आकर मिल रही है तो अभिसारी हो गया। अब तीसरी बात होती है समानांतर प्रकाश पुंज, यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जिसे मान लिया जाए कि ये जो किरण माला जो है जब किरण माला जो एक दूसरे के समानांतर होती है तो इस तरह की जो किरणें जो होती है, इस तरह की जो किरणों का जो समूह होता है उसको हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो हमने देखा कि बीम ऑफ लाइट 3 प्रकार के होते हैं। जब एक बिंदु से चारों तरफ किरणें फैलती है तो उस तरह की किरणों के समूह को हम लोग जो है डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट या अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जब किरणों के समूह चारों तरफ से चलकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिससे मान लीजिए हम लोग लेंस रखते हैं और सूर्य की किरणें जब चलती है तो आकर कुछ लेंस पे पड़ती है और आपने देखा होगा कि वहाँ से एक जगह बजा करके चमकीला एक स्पॉट बनाती है। तो किरणें चल करके आए एक जगह पर मिल गई है तो वहाँ पर वो क्या हो गया, वो कन्वर्जेंट हो गया। क्या हो गया, वो कन्वर्जेंट हो गया। और तीसरी होती है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी कि समानांतर प्रकाश। तो जब एक दूसरे के समानांतर जब चलती है तो इस तरह की किरणों को हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो हम लोगों ने बीम ऑफ लाइट के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण को हम लोग अंग्रेजी में स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। हम लोग ने मैथ में पढ़ा था कि गोलक क्या है, पढ़े थे हम लोग। तो अगर मान लो जो है कि ये गोलक हमारा खोखला है,
खोखला गोलक हॉलो है। इसके किसी भी भाग को ये जब हम काट कर निकालते हैं तो ये हमारा जो दर्पण जो बना ये, जैसे मान लो ये खोखला है गोलक इस शीशे का, इसको हमने इस पोर्शन को काट दिया तो ये भी दर्पण बन गया। अगर मान लिया जाए कि हम लोग ये गोलक है, यहां से हमने इस भाग को काट लिया, ये भी एक गोलीय दर्पण है। तो ये गोलीय दर्पण है क्या? तो एक खोखले गोलक का एक कटा हुआ भाग है, एक हिस्सा है। तो गोल कहने का मतलब खोखले गोलक के एक हिस्से को गोलीय दर्पण करते हैं, यानी गोलीय दर्पण क्या है? खोखले गोलक का एक हिस्सा है। जैसे हमने इस पोर्शन से लिया तो ये एक हिस्सा हो गया, इधर से ले रहे तो ये हिस्सा हुआ। अब हमारा ये जो गोलीय दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, जरा हम लोग विचार करेंगे। कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण, अवतल। तो एक शब्द जरा सुनो, केव मैंने क्या होता है? गुफा हम लोग पढ़े ना, तो दिमाग में रखना होगा कि जैसे ये जो दर्पण जो देख रहे हैं, वाला दर्पण, ये जो हम लोग दर्पण जो देख रहे हैं ये बिल्कुल केव की तरह है कि नहीं? गुफा की तरह है ना। यानी कि इसका परिवर्तक तल ये जो है और ये ऊपर में जो है रुखरा तल है ये। तो कहने का मतलब है कि ये जो दर्पण हुआ इसको हम क्या कहते हैं? कनकेव। क्या कहते हैं? कनकेव, माने बिल्कुल केव की तरफ हो। और दूसरा होता है कन्वेक्स, यानी उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, यानी कि जिसका सतह जो है परिवर्तक तल जो है ऊपर में हो। ये चिकना सतह यहाँ पर, कहने का मतलब है कि रुखरा सतह इधर में है, और ये जो सतह जो है हमारे जहाँ पर ये पॉलिश सतह ये है, ये ऊपर में बल्जिंग है। तो इसको हम लोग कहते हैं उत्तल। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये जो हमारा जो है अवतल है, यानी क्या कहते हैं? कॉनकेव, यानी जिसका परिवर्तक तल केव की तरफ हो, गुफा की तरफ हो, कॉनकेव। और इसका जो बल्जिंग है ऊपर की तरफ है, तो इस तरह के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का हुआ, कॉनकेव और कन्वेक्स। ये जरा सोचना होगा कि जो हमारा जो एक कॉनकेव है ये तो ये गोला का भाग है, स्क्वायर का भाग है। तो इसका जो केंद्र जो होता है, माने ये जो दर्पण जो बना है ये गोले का भाग है। तो जिस गोले का ये भाग है उस गोलक के केंद्र को हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो हम जो सी जो देख रहे हैं, सी, ये सी शब्द जो है हमारा जो है वक्रता केंद्र है। कौन केंद्र है? वक्रता केंद्र, या अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कल के पर प्रश्न पूछता है कि वक्रता केंद्र क्या है, तो वह कॉनकेव मिरर जिस गोले का भाग है उस गोलक के केंद्र को, उस गोलक के केंद्र को हम लोग जो है वक्रता केंद्र कहते हैं या सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर लिख दूंगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो सी का मतलब हो गया वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र हुआ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो गोलिया जो दर्पण है, ये जो कॉनकेव जो मिरर है, इसका जो बीच वाला जो भाग होता है, यानी कि ये जो बीच वाला भाग को हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसको पी से लिखते हैं, पी माने पोल हो गया, या हिंदी में हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर
के मध्य भाग को हम लोग पोल करते हैं। क्या कहते हैं? पोल करते हैं। तीसरी नंबर बात आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं जरा सोचना होगा। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको जो मिलाने वाली रेखा जो है ये वाला, ये जो देख रहे हो, ये केंद्र से पोल के बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं? वक्रता त्रिज्या करते हैं, या हम लोग अंग्रेजी में करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम आर शब्द से लिखते हैं। आर माने हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस सारी डेफिनेशंस को मैं लिख देता हूँ। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब तुमको जानना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये पोल को मिलाने वाली जो रेखा जो होती है, इस रेखा को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली जो रेखा जो होती है, इस रेखा को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो हम लोगों ने भी क्या देखा कि ये जो हमारा जो गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले गोला का भाग है, एक हिस्सा है। ये दो तरह का हुआ, कॉनकेव हुआ और दूसरा हुआ कन्वेक्स हुआ। कॉनकेव क्या होता है? जिसका परावर्तक तल जो है अंदर की तरफ गुफा की तरफ रहता है, और कन्वेक्स होता है जिसका परावर्तक तल जो ऊपर की तरफ होता है। और तुम्हें जानना चाहिए कि ये जो हमारा जो गोलीय दर्पण है, जिस गोलक से बना हुआ, जिस गोलक का भाग है, उस गोलक के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ये वक्रता केंद्र से ये जो बीच, ये जो दर्पण जो है, यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, वक्रता रेडियस भी कहते हैं। और हमें जानना चाहिए कि ये जो दर्पण जो है, इसका जो मध्य भाग है, इसको हम लोग पोल कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। पोल और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और एक बात और याद रखना पड़ेगा कि पोल और वक्रता केंद्र के जो बीच की जो दूरी होती है, उसको हम लोग फोकस करते हैं। क्या कहते हैं? फोकस करते हैं। क्या कहते हैं? फोकस करते हैं। तो अभी मैं इन सारी बातों का डेफिनेशन अभी जो मैं आप लोगों को सुविधा के लिए लिख देता हूँ। अब हम ध्रुव की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हमने आगे बताया, ये जो हमारा जो है गोलीय दर्पण है, कॉनकेव है, यानी कि इसका जो है रफ भाग ऊपर की तरफ है। तो ये गोलीय दर्पण जो है, इसका जो मध्य भाग है, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, ये बीच वाला जो बिंदु जो है, उसको ध्रुव कहते हैं। तो ये जो दर्पण आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो इसका मध्य बिंदु P है, इस P को हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं। तो हम ध्रुव के बारे में जब कभी पूछेगा तो फिगर बना करके दिखा दोगे कि ये गोलीय दर्पण का जो मध्य भाग है, यही हमारा पोल है, यही हमारा ध्रुव कहलाता है। इसको P से लिखते हैं। अब आता है वक्रता केंद्र। आगे हमने बताया ये जो स्फीयर गोला है, उसी गोला का ये भाग है, उसी गोला का भाग है। तो ये जिस गोला का ये जो भाग है, इस गोला का केंद्र क्या है? C है। इसलिए C को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, या अंग्रेजी में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो ये चित्र बना करके हम लोग यहाँ दिखा सकते हैं कि C बराबर वक्रता केंद्र है। तो अब हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में जानेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे हमने बता दिया है, और इसके डेफिनेशंस को आप लोग देख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ये दर्पण एक गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या को, इसका जो रेडियस है ना, रेडियस ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कोई भी रेडियस हो सकता है, उसकी त्रिज्या को यानी रेडियस को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये CT जो हम देख रहे हैं, C जो है वक्रता केंद्र है, और यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है। CT जो है वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। हमारा रेडियस कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये जो रेडियस होता है, मैंने वक्रता केंद्र से इसकी जो रेडियस होती है गोलक का, वही हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रधान अक्ष, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आगे हमने बताया था, ये हमारा पोल है,
जो कि इसका मध्य भाग है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो ये सरल रेखा जो है, ये जो सरल रेखा जो है, यही हमारा प्रधान अक्ष है। कौन है? पोल। पी से पोल हुआ, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। दोनों को मिलाने से जो सरल रेखा प्राप्त होती है, वही सरल रेखा जो है इस गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष कहलाता है। तो प्रधान अक्ष की परिभाषा आप लोग देख सकते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव माने पोल से वक्रता केंद्र, यहां से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र को यहाँ पर जोड़ लोगे, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब हम लोग एक और डेफिनेशन से उसके बारे में अब हम लोग दर्पण का एपर्चर पढ़ेंगे, यानी एपर्चर ऑफ मिरर क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी गोलीय दर्पण होता है उसका जो बाउंड्री जो होता है, ये जो सीमा जो होता है प्राय गोल होता है। ये जो बाउंड्री जो देख रहे हो ये गोल होता है। तो ये जो बाउंड्री जो है, इसका जो व्यास जो होता है, यही जो व्यास जो है, इसको क्या हम लोग डी भी लिखते हैं। डी से मैंने डायमीटर हो गया, इसी को हम लोग अपर्चर करते हैं। क्या कहते हैं? अपर्चर करते हैं। तो देखोगे डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, किसी गोलीय दर्पण की सीमा, सीमा मैंने बाउंड्री, प्राय गोल होती है। गोलाकार नहीं है, प्राय गोल होती है। उस वृत्त के व्यास को, ये जो वृत्त जो बन रहा है यहाँ से वृत्त बनेगा ना, ये इसके व्यास को, जो लंबाई जो होती है, व्यास की जो लंबाई होती है, उसी को इस दर्पण का एपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं। तो हमने विभिन्न तरह के परिभाषा को देखा कि पोल किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, एपर्चर किसे कहते हैं। हमने बहुत से परिभाषाओं को देखा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो वीडियो जो है कल, उसमें बताएंगे कि आखिर ये इमेज जो है कन्वेक्स मिरर से और कनकेव मिरर से किस तरह से इमेज बनता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। लेकिन मैं इतना आग्रह जरूर करूंगा कि आप लोग इसे बार बार पढ़िएगा, समझिएगा, तभी जो ये हमारा जो प्रयास सफल माना जाएगा। अगर आप लोग इसे यही छोड़ दीजिएगा तो मैं समझूंगा कि हमारा प्रयास जो है सफल नहीं हो पाया, विफल हो गया। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको जो है अध्ययन करेंगे, इसकी चीज़ को बारीकी से समझेंगे। हमने प्रकाश के हर पहलुओं को धीरे धीरे आपको बताया है। अगले दिन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तब तक जो है आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा ध्यान से पढ़िए। ये हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।